आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टॉक शो विद सोम का पर्पस हमारे जो युवा हैं, वो जिस डोमेन में जाना चाहें, उस डोमेन के एक्सपर्ट्स को हम बुलाकर उनके बारे में, उनके जर्नी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, वो डायरेक्टर हैं आरंभ स्पोर्ट्स ऑफ फिटनेस एकेडमी, चीफ इंस्ट्रक्टर हैं आरंभ एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट उत्तर प्रदेश, कोऑर्डिनेटर मिशन शक्ति सेना इंडिया। जो इनका आरंभ है, ये मेजरली तीन चीजों पे लोगों को सिखाता है, जैसे कराटे, आइकिडो, जिम्नास्टिक। 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन लोग का भी एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, जो 1 जून से स्टार्ट हुआ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूँ सेंसेई अखिलेश कुमार रावत जी का। स्वागत है अखिलेश कुमार रावत जी हमारे शो टॉक शो विद सोम में। बहुत आदाब। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। धन्यवाद सोम जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। तो आप अपनी जर्नी बताएं कि जैसे आपकी संस्था को 25 साल हो गए हैं और आज के डेट में स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर से भी कोई काम किया जा सकता है। इसके अलावा जी, जैसे आप ये सिखाते हैं आर्ट्स, तो इससे क्या जीवन यापना भी कर सकते हैं, अपना जो उनका जीविकोपार्जन है वो कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो इनके बारे में आप बताएं, अपने जर्नी के बारे में। सोम जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 94 से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है। 1994 से, और तब से हम लोग सीख रहे थे। और सीखने के साथ साथ ही हम लोग के मस्तिष्क में एक प्लान चल रहा था कि एक दिन अपना कुछ ऐसा करना है जिससे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ हम दे सकें। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी जो उद्देश्य के साथ आपके बीच उपस्थित है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, सबसे महत्वपूर्ण जो तीन विषय हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है, सुरक्षित होना आवश्यक है, और साथ ही साथ स्वरोजगार होगा तो शायद वो अपने परिवार को और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना पाएगा। बहुत सही। और हमारे पूरे आरंभ एकेडमी जो हमारी है, उसमें हमारे जो गुरुजी हैं आदरणीय डीबी राय सर, हम लोगों ने एक प्लान किया 2017 में कि मार्शल आर्ट से जुड़े हुए जो भी, जैसे किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, कराटे है, आइकिडो है, जूडो है, इन सारे खिलाड़ियों को अगर कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो निराश न हो। और कोशिश हमारी है कि सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज में उनको हम लोग एक मौका दे सकते हैं अपने संस्था के माध्यम से, जहां पे वो अपने आप को स्वरोजगार पा सकते हैं और अपनी मान सम्मान को भी बचा सकते बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमारा शो भी इसी पर्पस के लिए है कि हम युवाओं को रोजगार दिला सकें, उनको हेल्प कर सकें, रोजगार के क्षेत्र में एडवाइस कर सकें। तो आप ये बताएं कि जैसे आप क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन करने के बाद इस फील्ड में जॉब मिल जाता है लोगों को? हैं। सोम जी, मैं एकदम क्लियर कर दूं कि किस लेबल लेबल तो एक्चुअली मार्शल आर्ट में है ही नहीं। पहली बात ये जान लीजिए, हम्म। क्योंकि जितना ये अथाह सागर है ज्ञान का, जहां जितना सीखेंगे उतना आप और सीखने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। सबसे बड़ी चीज की ज्ञान का कोई कह सकते हैं परिधि नहीं होती है कि जिसको हम बांध सके। लेकिन फिर भी मार्शल आर्ट में अगर ब्लैक बेल्ट है तो आप प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अपना सेंटर चला सकते हैं, अपना डोजो बना सकते हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में आप एज ए कराटे या जूडो कोच हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम ब्लैक बेल्ट होना आवश्यक है। अच्छा, होना चाहिए। तो इसके स्टार्टिंग कैसे है? जो इनिशियल है, कैसे कोई एडमिशन लेगा, तो क्या-क्या होते हैं स्टेप्स? सर, सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमारा मन लगे। हुँ, और हुँ। जब तक मन आपका नहीं जुड़ेगा तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। और इसके लिए आयु सीमा जो होती है, 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों का ही एडमिशन होता है। और पहले वो जब ज्वाइन करते हैं तो व्हाइट बेल्ट होते हैं,
फिर येलो बेल्ट होते हैं, फिर ऑरेंज बेल्ट, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर ब्लू 1, ब्लू 2, ब्राउन, फिर ब्लैक। एक अच्छा, सिस्टम है। हर 4-4 महीने पे उनका एग्जामिनेशन भी होता है और उसको सर्टिफिकेशन भी, उसी हिसाब से उनका प्रमोशन भी होता है। अच्छा, ठीक, बीच बीच में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स भी उनको खेलने को मिलते हैं। मैं एक चीज और भी बता दूं कि जो फेडरेशन का नेशनल मेडलिस्ट होता है, उसको डायरेक्ट जॉब मिलने की चांसेस होते हैं। अच्छा। जो नेशनल फेडरेशन का मेडलिस्ट होता है, हाँ, हाँ। उसको आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सब जगहों पे डायरेक्ट प्लेसमेंट भी हो जाती अच्छा, इसमें कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, आप ये बता रहे हैं? है। नहीं, इंटरव्यू तो लेते हैं, बिना इंटरव्यू के तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो टूर्नामेंट के दौरान जब मेडलिस्ट, अब गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, हुँ, तो हुँ। मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाती है। अच्छा, अभी और कुछ बच्चे हैं जो हमारे बनारस के हैं, 5-6 बच्चे, जिनको अच्छा, प्लेसमेंट मिली है। बहुत ही बढ़िया। तो यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो एक एवरेज कितने साल तक लगता है ब्लैक बेल्ट पहुँचने में व्हाइट बेल्ट से? 4 तीन से साल, चार साल 3 से 4 साल, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड कितने आप मेहनत से कर रहे हैं। वो हाँ, आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हुँ, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हुँ। 3 से 3.5 साल में आप ब्लैक बेल्ट हो जाएंगे। और अगर आप अल्टरनेट हैं या फिर हो सकता है गैप करके करते हैं, तो उस समय आपको 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि इस 5 साल के कोर्स को करने के बाद जो आपके पास है, अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म है तो सिक्योरिटी सर्विसेज़ में एज़ अ कोच, एज़ अ खुद का आप स्टार्ट जी, कर सकते हो, जी, या गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जिसमें जॉब्स हैं। तो जैसे जैसे मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे कराटे उनमें से एक है। तो आज के डेट में जी। कौन-सा सबसे बेहतर है अगर कहा जाए तो? ये कहना बड़ा मतलब बहुत ही मुश्किल है, अच्छा, क्योंकि जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, वुशु, किक बॉक्सिंग, सभी अपने-अपने आप में एक बेहतर चीज़ें हैं। आइकिडो है। आइकिडो को हम इसलिए बेहतर कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके ताकत की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे अच्छा। बाकी खेलों में क्या होता है, शारीरिक बल बल होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, लेकिन हुँ। आइकिडो में अगर आप शारीरिक थोड़े कमज़ोर भी हैं, तो आप आइकिडो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूँ हुँ, कि हुँ। रामायण में एक किरदार है बाली। हुँ। रामायण में किरदार है बाली। जी। और जो बाली का सबसे बड़ा रोल था कि जब सामने वाला प्रतिद्वंदी उनके सामने खड़ा होता था, तो उसकी आधी शक्ति वो छीन कर लिया करते थे। बिल्कुल। तो जस्ट लाइक आइकिडो में भी ऐसा ही होता है कि हुँ। जब हम अपोनेंट के सामने खड़े होते हैं, तो हम सामने वाले की शक्ति के साथ खेलते हैं। अपनी ओ शक्ति का प्रयोग नहीं करते, अच्छा, हम सामने वाले की शक्ति का प्रयोग करते हैं। बहुत सही। तो तो इसलिए आइकिडो को हम बेस्ट इसलिए मानते हैं कि हर वर्ग इसको सीख सकता है। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, कोई भी। उसका मूल आधार ही आइकिडो है। ओके, सुपर्ब! लोग कहते हैं कि वो कमज़ोर है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नारी शक्ति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। वुमेन एम्पावरमेंट, लोग बहुत गवर्नमेंट भी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोगों ने उसको गलत जी, परसेप्शन बना रखा है। जी। मान लो जी। आप कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो मेरा किसमें इंटरेस्ट है? मतलब मैं कराटे सीखूँ, जूडो सीखूँ, आइकिडो तो ये मैं कैसे ऐज़ ए कोई युवा जो चाहता है, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगा? सर, हम लोग जब से क्लास चला रहे हैं, मैं हुँ, अपना हुँ। पर्सनली अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी, जी, कि जी। 90% लोग फ़िल्में देख के हम लोग के पास आते हैं। जब आप अक्षय कुमार, ब्रूस ली, जैकी चैन और आजकल नए-नए हमारे बीच उभरे हुए टाइगर श्रॉफ को लोग हुँ, देख के आते हैं, तो उनकी इच्छा करती है कि मैं वैसा बन जाऊँ, ओके, और वही उनका इंटरेस्ट पैदा होता है। अच्छा। और वहाँ से फिर वो हमारे पास पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उनको धीरे-धीरे तराशने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। संभव इतना आसान नहीं है कि सब लोग अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ही हो जाएँ, लेकिन अपने फील्ड में कोई न कोई कहीं न कहीं मास्टर होता ही होता है। ओके। तो सर एक बात और बताएँ, मेरी एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लो इसके लिए कोई बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपकी हाइट होनी चाहिए, 5-6 फीट होनी चाहिए, बॉडी ये होना चाहिए, ऐसा कुछ है इसमें? किसी भी चीज़ को करने में? सर, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, और शारीरिक, हम पहले भी कह चुके हैं आपको कि शारीरिक किसी भी तरीके की कोई चीज़ मानक नहीं है इसमें, कि जैसे ओके। आप कमज़ोर हैं या फिर छोटे हैं या फिर बहुत मोटे हैं या हुँ, फिर बहुत लंबे हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी दृढ़ संकल्प और आंतरिक मन में जिज्ञासा
कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ओके। तो ये एक और बात बताएँ कि जैसे हमारे देश में अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन क्या इन सब को करने के बाद जो हमारे युवा कर रहे हैं, तो उनके लिए विदेशों में भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? सर हम लोग की जो कोशिश है, आरंभ की जो कोशिश है, वो हुँ, यही है कि हम लोग अभी एक सरकार को भी पत्र लिखे कि ऐसी तैयारी हो जो स्कूली लेवल पे हो, क्लास 6 से क्लास 12 तक एक सिलेबस बनाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे पास बच्चे हमेशा देश के हित के लिए खड़े रहें, तैयार रहें, मजबूत रहें। और उनकी क्लासेस जैसे स्कूल लेवल पे जब होगी तो उनका एक सब्जेक्ट के रूप में ये चीजें होंगी। और हुँ, हुँ। जैसे आप एनसीसी देखते हैं, एनएसएस देखते हैं, उसको करके आदमी फिर मिलिट्री और सारी जगहों पे फोर्सेस में चला जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने एक सिलेबस बनाने के प्रयास किया है आरंभ ने, कि स्कूल लेवल पे इसको तैयार किया जाए कि जब भी देश को कहीं भी जरूरत पड़े तो आपके पास पूरी तरह से तैयार बच्चे मिले। बिल्कुल सही। इससे मुझे ये भी फ़ायदा दिख रहा है कि आपको जो हम ओलंपिक्स होते हैं, हम वहाँ भी ट्राई कर जी, सकते हैं। हमारे ओलंपिक्स में भी जो इस साल हमारे हो रहा मैं हाँ, आपको बता दूं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हुँ, हुँ। 2020 में जो ओलंपिक होना था, जो हुँ, टल हुँ। के 2021 में हो रहा है हुँ, हुँ। टोक्यो में, उसमें कराटे इस बार प्रतिभाग कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट आपके टाइम आए हो। आपके कोई हैं आपके आरंभ अकेडमी से जो हमारे हमारे जो गुरु हैं, हुँ, हुँ। सेंसेई भास्करन, हुँ। वो ओलंपिक के इस टूर्नामेंट के रेफरी के रूप में चुने गए हैं, जो यहाँ से ओलंपिक टोक्यो में रहेंगे वो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो आप ये बताएँ कि जैसे जो युवा अगर मान लो ओलंपिक को टारगेट करके कोई छोटा बच्चा स्टार्ट करता है, तो ये तो है कि दृढ़ निश्चय है, आप ये ब्लैक बेल्ट जी। और इसके आगे चले जाएँ। लेकिन उसमें उसके अलावा क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सर हाँ, अभ्यास के दौरान पैड, जी। मैट, बहुत सारी चीजें जरूरी है। एक हुँ, इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, और खास करके जरूरत पड़ती है उस बच्चे के अंदर, मन में एक ललक, एक टारगेट होना बहुत जरूरी है कि हमको ये अचीव करना है, और साथ ही साथ उसके परिवार का बैकअप होना बहुत जरूरी ओके। है। बैकअप से लेना देना ये है कि जैसे परिवार बीच में आ, जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चों को लोग बोल देते हैं कि पढ़ाई को खेलना क्या है। हुँ, तो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं, खेल को इम्पोर्टेंस कम कम देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करता है बच्चे को। हुँ, हुँ, ये मेरा मानना है, और मैंने इसको देखा भी है। मेरा बच्चा खुद भी नेशनल पार्टिसिपेशन है उसका जिम्नास्टिक में, हुँ। और मेरी बिटिया भी पार्टिसिपेशन है, दोनों ही है, और दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट में भी टॉपर है। सुपर। तो जिम बात कर रहे थे, तो जिम्नास्टिक ऑलरेडी है ओलंपिक में और हमसे बहुत सारे कंट्री बहुत आगे हैं, जी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हम कहाँ पिछड़ जाते जी हैं? जी। नहीं, कहीं नहीं पिछड़े हैं सर। और पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें तो हमारे बीच दीपक कर्माकर जी, जिन्होंने ओलंपिक में एक अच्छा प्रदर्शन किया। ये अलग बात है कि भारत को वो मेडल नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास रहा है। अभी इस साल जो बिटिया हमारे लोग की सेलेक्ट हुई है कलकत्ता से, हुँ, हुँ। वो भी जा रही हैं। डी के राठौर सर, हुँ, हुँ। जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुँ, हुँ। 2012 में। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। बस ये है कि कह सकते हैं वही, कभी-कभी भाग्य और भी आड़े आ ही जाता है। कोशिश तो हम लेकिन हमारी जो मुझे जो दिखता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे आरंभ एकेडमी एक है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे संस्थाओं को आगे बढ़ना बहुत पड़ेगा सारे। और हमारे देश के युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा। तो जागरूक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर हम लोग स्कूलों में कैंप करते हैं, ठीक है? और अपने यहाँ भी कैंप लगाते हैं। साल में 3 कैंप हमारा फाइनल होता है कि 3 कैंप करना ही करना है, और उसमें इंटरनेशनल कोचेस को बाहर से बुलाते हैं। मैं बता दूँ आपको कि अभी तक हम लोग अपने मार्शल आर्ट में यूएई, यूएस और जापान और सिंगापुर, इन लग जगहों से, कनाडा से टीचर्स को बुलाकर बच्चों को नई-नई तकनीकों से अवेयर करने की कोशिश की है। और यहाँ बनारस में ही हम लोगों ने वर्ल्ड आइकिडो समिट भी किया था 2020 में ही, और उस समय 18 कंट्री से खिलाड़ी बनारस आए हुए थे। एक बहुत बड़ी चीज, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को नई-नई चीजें मिले, जिससे कि उनको देश दुनिया में क्या हो रहा है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। इधर भी थोड़ा 1.5 सालों से हम लोग कोरोना काल से थोड़ा ग्रसित है। हुँ, हुँ।
वरना शायद एक आध और इवेंट हम लोग कर ही गए होते। बिल्कुल। अ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना काल में आपने हम लोगों को ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मौका दिया है, नहीं, नहीं, जहां नहीं। हम अपनी बात को कह के अपनी ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये आप लोग कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ही। कोविड सभी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। जी। मुश्किलें तो आते ही रहेंगी। तो मुझे एक बात बताएं कि जो आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ सीख के आपकी तरह ही अपना संस्था चलाना चाहते हो, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आ, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो वही कभी किसी के जीवन में नहीं आते हैं। कहा गया है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हुँ, हुँ। तो जब आदमी मन से हार जाता है तो वो कभी जीत नहीं सकता, और जो मन से जीत गया वो कभी भी हारेगा नहीं। हुँ, हुँ। तो चैलेंजेस कभी लाइफ में नहीं आते। हाँ, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। एक हुँ, कम से कम एक ऐसा इन्वायरमेंट, या आप इंडोर खोलना चाहते हैं या आउटडोर क्लासेस चलाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है हम लोगों के फील्ड में। अगर इंडोर करते हैं तो एक कम से कम 1,000 स्क्वायर फीट का हॉल होना चाहिए, अच्छा। मैट होना चाहिए, उसके बाद किक पैड, किक बैग, इक्विपमेंट्स जितने भी यूज होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपका डेडिकेशन और डिवोशन भी होना बहुत जरूरी है। बिजनेस नहीं करना है आपको, इससे समाज को कुछ दे के फिर उनसे कुछ लेना है। अगर जब बिजनेस करने उतरेंगे तो केवल बिजनेस रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे भारत में। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चों में प्रतिभा बहुत अच्छी है, बस आपको तराशना है थोड़ा डेडिकेशन दिखा के। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब तक बनारस शहर, छोटा सा शहर बनारस, जो आज विश्व पटल पे जाना जाता है, सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ संगीत, शिक्षा, इन सब चीजों का समावेश रहा, वहां से भी खिलाड़ियों ने अपना परचम विश्व लेवल पर फहराया है, और उसमें एक आध दो बच्चे अपने भी हैं। ये बड़ी खुशी की विषय है। हुँ, हुँ। तो जब डेडिकेशन अच्छा होता है तो अपने आप रिजल्ट मिलते हैं। जो खामियां हम लोगों के सीखने में रह गई थी, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। मतलब ये एक आपने समय था बहुत। जब हुँ, जो हम लोगों के पास मैट नहीं हुआ करते थे। हम लोग सही बता दूं आपको, स्लीपर के ऊपर किक्स मारा करते थे। अपने ही स्लीपर पहन के जो जाते थे उसी को हाथों में पहनते थे और उस पर किक मारा करते थे। आज हम पैड है हमारे पास, किक बैग है हमारे पास बहुत सारे उपकरण है, क्योंकि जिस अभाव में हमने प्रैक्टिस की थी, उन अभावों से इन बच्चों को दूर रखना है। आज हमारे पास तीन तीन चार चार मैट्स हैं, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट है, एक अच्छा सा प्रांगण है। सबसे बड़ी चीज कि हम एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। हुँ, हुँ। मिशन शक्ति सेना जिसका जिक्र आपने किया था, हुँ, हुँ। हम लोगों ने 2010 में शुरू किया था कि ये बेटियों को, जो आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन चल रहा है, उसका शुरुआत हम लोगों ने बेटी बचाओ के तहत हम लोगों ने नारी सुरक्षा का काम शुरू किया था। और बच्चियों को अब तक 5 लाख बच्चियों को हम लोगों ने अवेयर किया है इस 10 सालों में। और बहुत ही बड़ी चीज हम लोगों ने की 2020 में, जब 5,000 बेटियों ने एक साथ प्रदर्शन किया मार्शल आर्ट का। तो ये सारे अनुभव, और पता है बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम हर किसी गार्जियंस को इतना जरूर कहते हैं कि बच्चे और बच्चियों में दो चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। बच्चियों के अंदर आत्म सुरक्षा की भावना, और बच्चों के अंदर संस्कार। संस्कार का होना भी बहुत जरूरी है। और अनुशासन सिर्फ खेल में ही मिलता है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। जहाँ गुरु परंपरा है आज भी, जब हम अपने गुरु को अपना पिता से बड़ा मानते हैं, जब उनके मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा, नया आयाम पाते हैं, तो इसलिए वो परंपरा का जीवित रहना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे पैर छूना छोड़ चुके हैं। हमें बड़े कष्ट है इस बात का कि बच्चों के अंदर संस्कार ही खत्म हो गए। जब हम झुकना ही छोड़ दिए तो हम पाएंगे कहाँ से? और हमारे गुरु जी हैं डीवी राय सर, जो मुझसे एक बात कहते हैं हमेशा, कि अगर कुछ पाना है ना तो हाथ को फैलाना पड़ेगा। अगर आप हाथ को झुका मतलब फैलाना नहीं जानते और झुकना नहीं जानते, तो आप पा नहीं सकते कुछ।
क्योंकि जब भी किसी गुरु के सामने जाइए तो खाली हाथ लेके जाइए। ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि अगर आपको कुछ पाना है तो हाथ और खुद को झुका हुआ, क्योंकि तभी आपको ज्ञान मिल सकता है। ये युवाओं को समझने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज ना कि आपको इस बात का भी चयन करना बहुत जरूरी है कि आप जा कहाँ रहे हैं और किससे सीख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी प्रोफाइल आपको चेक करना चाहिए। ये बहुत जरूरी। आप ये बताएं, गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है आप जैसी संस्थाओं को? फिलहाल कह सकते हैं प्रोत्साहन पूरा मिलता है। बाकी कुछ चीजों की उम्मीदें हैं जो हमें लगता है कि इस सरकार में हम लोगों को आगे चल के कुछ लाभ होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रोत्साहन ही मिला है। और आपको बता दूं कि 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाकर आशीर्वाद भी दिया और मेरी मेरे भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना भी उन्होंने की। तो कह रहा हूँ प्रोत्साहन पूरा मिला है। हम्म। और आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया है। लेकिन बाकी जिन बातों को आप करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। कहीं से नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी सरकार से कि वो आप प्रोत्साहित करे, जिससे क्या है, एकदम जिससे क्या आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं, आप समाज को डेवलप कर रहे हैं, समाज को बढ़ा रहे हैं, और समाज जब आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गांव बढ़ेगा, गांव से देश बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा, फिर स्टेट बढ़ेगा, फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एकदम बढ़े। तो मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहूंगा कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आपको इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जी। अखिलेश अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे टॉक शो विद सोम में आने के लिए। आप अंतिम शब्द जो कहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे बच्चों को और युवाओं को? दो चीजें बच्चों को भी और बच्चों के पिता और माता से भी कहना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानिए। उनकी जिज्ञासाओं को एक बार परखने की जरूरत है। जो भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए और वहां उनकी मदद जरूर करें, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, आर्ट हो, संगीत हो, कला हो, कुछ भी हो। दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि संस्कार को घर से ही सीखा जाता है और घर से ही पाया जाता है। तो उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, माता पिता को खास करके ध्यान रखना होगा कि हम अपने बच्चों के अंदर कुछ पाने की जिज्ञासा के साथ सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचानने की भी कला सिखानी पड़ेगी कि हम बिल- किसके सामने खड़े हैं, किससे बिल्कुल। बात कर रहे हैं, किस तरह से हम रह रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा सोम जी की, मार्शल आर्ट और महादेव का बड़ा संबंध है, बहुत नजदीकी संबंध है। और काशी में रहता हूँ और आदरणीय हमारे गुरु जी डीवी राय सर ने महादेव से मार्शल आर्ट तक का सफर उन्होंने तय किया और उससे हम लोगों को भी अभिसिंचित किया। जब हम लोगों ने इतने करीब से जाके देखा तो नटराज को अगर आप देखें ध्यान से तो नट और राज, हम्म। ये दो पार्ट समझ में आएंगे। तो एक तरफ नृत्य है और एक तरफ शस्त्र और शास्त्र की बातें हो। जहाँ नट और राज राज करना है हम्म। तो नृत्य भी, संगीत से समाधान हो सकता है। और मार्शल आर्ट हर तरीके से आपको संस्कारवान बनाता है, अनुशासित बनाता है। और मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब भी मौका मिले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ पे जाकर हमारे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको देख के आप भी सीख सकते हैं। और कभी मौका मिले तो हमारे काशी आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद बिल्कुल सीखूंगा। सोमेश जी। और आपका आपका धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर।